तो इस ये जो वीडियो है बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हम पार्ट एंड जा रहा है। सारा का सारा इकोनॉमिक्स, क्योंकि बिहार एक तरह से माना जाता है कि क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं, सो डेफिनेटली क्वेश्चंस थोड़ा सा साइड साइड पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो आते हैं बट लेकिन बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं या बहुत कोर टॉपिक है। इसको कोर टॉपिक भी नहीं माना था बट लेकिन एक आइडिया होना चाहिए। और कुछ कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चंस पे आते हैं, यहाँ की फोकस किया जा रहा है। और खासकर इसके बारे में कुछ तो बेसिक आइडिया है जो आपको मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स में भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं इसमें इम्पोर्टेंट है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डाली गई, खासकर हमारा शुगर इंडस्ट्री वगैरह है, ये सब चीज़ का जो इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया वो सारी चीज़ें यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम ब्रीफ देंगे, क्या इंडस्ट्रीज क्या है, सेटअप क्या होता है, कैसे क्या क्या इंडस्ट्रीज क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इंडस्ट्री। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि व्हाट इज इंडस्ट्री। उद्योग वो आर्थिक गतिविधि है जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में, सिंपल कंसेप्ट इज वेरी क्लियर कि ये वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रही है। तो डेफिनेटली क्या होता है, ये जो टर्म आता है वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल उसकी उपयोगिता उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन जब फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट जाता है तो डेफिनेटली उसकी उपयोगिता हमारी बढ़ जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वैल्यू एडिशन। और इसी वैल्यू एडिशन के कारण उसका कीमत भी डेफिनेटली बढ़ जाता है। बिहार जैसी अर्थव्यवस्था के लिए डेफिनेटली एग्रीकल्चर और सर्विस जो है सो एक महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है। क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर है तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो उस रॉ मटेरियल को हम लोग जब वैल्यू एडिशन कर फिनिश गुड्स में बदलते हैं तो डेफिनेटली उसका वैल्यू होता है। और इसीलिए यहाँ पर चूंकि एग्रीकल्चर अच्छा है तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल काफी है। तो इस हिसाब से जो है यहाँ फोकस ज्यादा रहेगा हमारे एग्रो एग्रो इंडस्ट्री। तो जो एग्रो इंडस्ट्री पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसके आने के पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा जो बेसिक जो कंसेप्ट है, जैसे इसका जो वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज किया जाता है। जैसे एग्रो बेस्ड जो कृषि आधारित है, कच्चे माल के लिए निर्भर खेती पर निर्भर, जैसे शुगर, टी, कॉटन, ये सब हमारे क्या है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड जो खनिज पर डिपेंड करते हैं, जैसे सीमेंट, आयरन, स्टील, सब खनिज बेस्ड हो। इसी प्रकार साइज की जब बात करें, लार्ज स्केल माना जाता है कि भारी निवेश, बहुत बड़े बड़े स्टील वगैरह, जहाँ पे स्टील वगैरह आयरन में देखते हैं। स्मॉल स्केल कम निवेश अधिक रोजगार, खासकर आजकल देख रहे हैं कि एमएसएमई पे बहुत ज्यादा जो है सो आपका फोकस बहुत ज्यादा है, इसलिए कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है, छोटी छोटी चीजें ज्यादा बनती हैं। लोगों का अब बहुत बड़ा फैक्ट्री के लिए बहुत बड़ा जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, बहुत सी चीज चाहिए। लेकिन एमएसएमई के लिए कोई बहुत बड़ा लैंड की जरूरत नहीं पड़ती, छोटे छोटे जगहों में भी लोग हमारे डेवलप कर जाते हैं। तो बिहार में स्पेशली जो है सो हमारे एमएसएमई का भी रोल बहुत बड़ा आ रहा है, क्योंकि काफी लोग को एम्प्लॉय भी कर रहा है। और इसी कारण जो है सो हमारा जो एग्रो बेस्ड होने के कारण जो है हमारा बहुत सा प्रोडक्ट मेरा बाहर भी जाता है, जैसे आपका शाही लीची हो गया या फिर मखाना का प्रोडक्ट हो गया, जैसे ऑयल। तो ओनरशिप की बात जहाँ तक करते हैं, पब्लिक सेक्टर जो सरकारी, पूरी तरह सरकारी है, प्राइवेट सेक्टर जो किसी इंसान के हाथ में, इंडिविजुअल के हाथ में, और ज्वाइंट सेक्टर जहाँ पर कि, तो इंडिया जो इकोनॉमी है इसमें हमारा तीनों चीज है। कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल गवर्नमेंट के अंदर है, कुछ चीजें हैं जो मेरा बिल्कुल प्राइवेट है, और कुछ चीजें हमारा बिल्कुल यहाँ गवर्नमेंट और पब्लिक, जैसे पीपीटी मोड अभी चल रहा है, जैसे बहुत से जो हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ज्वाइंट लेकर चल रहा है, तो अगर अगर ऐसा चीज उस पर तो बहुत ज्यादा फोकस है। एमएसएमई को कहा जाता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज, इसलिए इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ये बैक। कुछ दिन पहले की जो कॉन्सेप्ट था क्या था कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री का मतलब मानते थे कि बहुत बड़ी फैक्ट्री, जैसे कॉटन इंडस्ट्री होता है, हजारों लोग काम कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वो नेक्स्ट है। लेकिन आजकल जो है सो कंसेप्ट जो है सो ठीक है, एक माइक्रो इंडस्ट्री तो ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और जो फोकस जिस पर करना चाहते हैं
वो ये है कि आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हुआ। कॉन्सेप्ट ऐसे चेंज हुआ है, जैसे पहले क्या होता था कि फैक्ट्री का मतलब क्या होता था, सब कुछ एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हजारों वर्कर जैसे सुबह गए शाम में निकले, वो एक कॉन्सेप्ट। अब क्या देख रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए जैसे मारुति, जैसे मारुति क्या बना रही है, तो कार बना रही है। तो कार बना रही है मतलब एक फैक्ट्री में बनेगा कार। कार जो फैक्ट्री में बन रहा है, तो अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीजें, क्या कार में जितने भी पार्ट्स लगते हैं, क्या सब मारुति अपने बनाती है? समझ रहे हो कि नहीं है? तो क्या होता है कि अपने तो बहुत छोटे 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 बहुत पार्ट्स होते हैं। तो अब क्या होता है कि मारुति के मेन कंपनी जो है, उसके आसपास देखोगे कि बहुत सारे ऐसी एसिलरी कंपनी जो आ रही हैं, छोटी छोटी कंपनियां रहती हैं, वो क्या माइक्रो में आ जाएंगी, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट जैसे नट हो गया, बोल्ट हो गया, ये सारी चीजें जो है सब बनाकर उसको सप्लाई करती हैं। तो इस प्रकार जो है सो कॉन्सेप्ट जो पहले से जो चेंज हुआ है, जिसके कारण मेरा जो स्मॉल जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट इसलिए चेंज हुआ है कि पहले सारे काम एक कंपनी के अंदर होता था। अब क्या हो गया है कि मेन कंपनी जो है सब चीजें खुद नहीं बनाती, बल्कि उसके सारे कंपोनेंट जो है क्या है, कुछ बनाती है इंपॉर्टेंट अपने बनाती है, और बाकी जो एसिलरी जो होती है वो क्या होती है, वो छोटे 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 मिलकर उनको सप्लाई करती है। तो इस हिसाब से जो है सो यही कारण है कि हमारा स्मॉल मीडियम और माइक्रो का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है सो ये बिल्कुल एक अलग आइडेंटिटी है, इसकी दो आइडेंटिटी है। एक आइडेंटिटी क्या है कि बड़े कंपनियों को एज ए सपोर्ट करना, जहाँ पे असेंबल करके बना लेंगे। दूसरा क्या हो गया है कि ये इंडिपेंडेंटली काम करते, इंडिपेंडेंटली काम करते मतलब कि इनको कोई पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं बनाते। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो माइक्रो का अगर कोई नट बना रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक एक अगर नट बना सिर्फ माइक्रो की बना रहा है, बल्कि जो है वो एक जनरल के लिए बना रहा है, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है किसी पर्टिकुलर कंपनी से। तो ये जब से ये चेंजेस जो हुए हैं, उसके बाद देखने का क्या हो गया कि जो हमारा एमएसएमई जो है, या माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो है, इसका रोल जो है हमारे इकोनॉमी में बहुत तेजी से डेवलप किया, काफी तेजी से आगे बढ़ा, समझे ना। और चूंकि इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी पूंजी चाहिए या बहुत बड़ा लैंड चाहिए, तो जिस कारण जो है सो ये काफी आसानी से कोई भी आदमी इसको स्टार्ट भी आसानी से कर सकता है। इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी ज्यादा हो जाते हैं, और उस कारण क्या होता है हमारा कि ये काम जो है हमारा जो है सो गवर्नमेंट इस पर काफी ज्यादा फोकस कर, सब्सिडी भी दे रही है वगैरह, बहुत सारी चीजें दे रही है। तो ये चीजें आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें, मतलब जस्ट एमएसएमई को हम दो तरह से मानते हैं, एक एक सपोर्टिंग में और दूसरा इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो ये एक एमएसएमई का क्लासिफिकेशंस है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट बेस है और टर्न बेस है। अगर 2.5 करोड़ से कम है, पहले 1 करोड़ था, 2.5 करोड़ से कम है तो उसको माइक्रो में आएंगे, या टर्न ओवर उसका 10 करोड़ से कम है, जो पहले 5 करोड़ था, उसको माइक्रो में। चाहे इस पर क्लासिफाई किया जाए इन्वेस्टमेंट पे, या टर्न ओवर पर क्लासिफाई। स्मॉल का है 25 करोड़ से कम या 100 करोड़ से नीचे, और मीडियम का है 125 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट, या 500 करोड़ से नीचे का। अब एक चीज तो क्लियर हो गया आपका कि ये सवाल, ये जहन में इससे सवाल एक दो बार पूछे गए हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ एमएस। ठीक है। अब इंडस्ट्री जो है लगाने के, अब हम लोग मेन बात करेंगे, ये तो एसिलरी जस्ट सपोर्ट देती है, अब हम लोग बेसिक इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री लगाने के लिए किन चीजों को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले रॉ मटेरियल, अगर हम जिसका इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो उसकी रॉ, जिससे रॉ मटेरियल का जिससे फिनिश गुड्स बनाएंगे, तो उसकी अवेबिलिटी क्या है, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर हो जाएगा। अगर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो फिर हम लगाएंगे बनाएंगे किस चीज को। नेक्स्ट होता है पावर। आप जानते हैं हर चीज के लिए पावर चाहिए हमें, चाहे बिजली चाहिए, कोयला चाहिए, जो भी चाहिए, बट और इम्पोर्टेंट सोर्स। तो हम पावर कहाँ से लेंगे? लेबर, डेफिनेटली लेबर अपने आप में सब काम तो इंसान के द्वारा होता है। पूंजी चाहिए,
ट्रांसपोर्ट चाहिए। अब अब ये चीज जो है, जैसे हमारा दो तीन चीज आगे आगे बढ़ेंगे कि कुछ हमारे जो फैक्ट्री होते हैं वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल वहां पर, जैसे कि आपने पेट्रोलियम में देखा, रिफाइनरी क्या होता है, एक वहां पे होते हैं जहां से तेल निकल रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है वहां पे हो रहा है जहां पर कि मार्केट है। आप समझ रहे हैं ना? तो इसी प्रकार हमारे इंडस्ट्री में भी फैक्ट्री डिपेंड कर जाता है कि वो फैक्ट्री या तो रॉ मटेरियल के पास लगाएगी, या फिर वो वैसे जगह लगाएगी जहां पे उसका मार्केटिंग अप्रोच है। बात समझ रहे हो ना? अगर जहाँ रॉ मटेरियल लगा जरूरी कि वहाँ मार्केट मिले, तो डेफिनेटली उसको पूरा मार्केट में भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली अगर मार्केट के आसपास रहेगी, वहां से दूर रहेगा, तो क्या होगा, डेफिनेटली उसके लिए ज्यादा ही जरूरत है। ये सारे फैक्टर्स आपके डिपेंड करते हैं, इसलिए मार्केट एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, डिसाइडिंग फैक्टर। गवर्नमेंट पॉलिसी तो अपने आप में है। अब गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे किस प्रकार सपोर्ट, या हमारे हमारी नीतियों को, हमारे फैक्ट्रीज को, हमारे इकोनॉमी को कैसे वो गवर्न कर, सवाल ये उठता है ना भाई, रॉ मटेरियल ऐसे है, ये वैसे है। तो सबसे पहला जो गवर्नमेंट जो इस सब चीजों पे जो असर जो डालती है, उनकी नीतियां। टैक्स स्ट्रक्चर, किसी चीज पे टैक्स ज्यादा होता है, किसी चीज पे टैक्स कम होता है। डेफिनेटली टैक्स बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा। एक तो ये चीज हो गया। दूसरी बात है, गवर्नमेंट बहुत सारे बनाती है कि वो क्या होता है, वो चाहती है कि जैसे हम एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हैं, मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, तो डेफिनेटली उन चीजों को ज्यादा प्रमोट करना चाहेंगे, ये चीज ज्यादा। तो इन सारी चीजों पे जो, तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, तो इसलिए जो है जो बिजनेस करता है, जैसे जो एक आम आदमी, नॉर्मल आदमी, वो वो बजट किस लिए देखता है, वो बजट इसलिए देखता है क्योंकि उसको पता है कि हमारा इस सामान महंगा होकर इस सामान सस्ता है। और बिजनेसमैन क्या देखता है कि इसमें कौन सी पॉलिसी जो है सो हमारे बिजनेस के लिए ख्याल से बेटर है, गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस हमारे बिजनेस के लिए कर रही है, और इसको हम किस प्रकार बढ़ाएंगे, घटाएंगे, कर दो। इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी जो है सो अच्छा। और आजकल जो है सो हमारे मॉडर्न फैक्ट्री में जैसे आईटी कनेक्टिविटी या आईटी सेक्टर जो है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। शुरुआती दौर में क्या था, सब चीज जो है सो मैनुअल हुआ, आपके हाथ से हर काम करता है। अब देख रहे हैं कि हाथ से नहीं करके हम सारा काम जो है सो, हमारा बहुत काम आईटी सेक्टर या आपका सॉफ्टवेयर है, हर चीज काम कर लेता है। ठीक है ना? तो जब से ये चीज आया है, तब से क्या हुआ है कि हमारा जो है सो काम करने का हमारा हमारा क्या है कि हमारा पैटर्न पूरा चेंज कर। पहले जहाँ ये लेबर ओरिएंटेड होता था, वहां पर स्किल ओरिएंटेड ज्यादा होता। जैसे पहले मान लो कि हमें जैसे जैसे कोई नक्शा बनाना या ड्राइंग बनाना है, तो डेफिनेटली पहले क्या होता, हैंड से होता था, उसमें काफी टाइम लगता था। जिस चीज को बनाने में 2 दिन लगता था, आज सेकेंडों की बात है। तो डेफिनेटली क्या हुआ कि हमारा जो है सो इसके आने से क्या हुआ है कि हम लोग क्या किए हैं कि मतलब कि वो लेबर ओरिएंटेड से ज्यादा हम लोग किधर शिफ्ट हुए हैं, तो स्किल ओरिएंटेड पे ज्यादा शिफ्ट हुए। इस तो और गवर्नमेंट क्या कर रही है, और गवर्नमेंट स्किल सेक्टर को ज्यादा जैसे जैसे स्किल सेक्टर में क्या कहता है, भैया आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बनो। आप आईटी सेक्टर में जा आईटी सेक्टर के ज्यादा आप हर आदमी को कह रहे हैं कि चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, किसी भी फैक्ट्री काम लिए, आपको कंप्यूटर आना चाहिए। इसीलिए कहता है ना भाई, इवन सरकारी में भी कह दिया गया कि नहीं, अब आपको कंप्यूटर नहीं आएगा तो आपको सीखना पड़ेगा, बिना कंप्यूटर का आप नहीं कर सकते। जैसे हम लोग क्या अभी, अब जैसे पहले क्या होता था कि हर चीज जो है सो हम लोग क्या हैंड रिटन करते, जैसे नोट शीट होता था या सब चीज हाथ लिख जाता था। अब क्या होता है कि जितने भी नोट शीट वगैरह होते थे, हम लोग सब कंप्यूटर से टाइप करते। अब कुछ लोगों को जैसे कंप्यूटर नहीं आता, तो डेफिनेटली ठीक है, हम लोग को आईटी असिस्टेंट मिला रहता है, अलग स्टाफ रहता है, तो हम लोग को सब काम कर देता है। लेकिन डिमांड सेक्रेटरी का क्या डिमांड होता है कि जब भी जाएगा तो हैंड रिटन नहीं आएगा, बल्कि हमारा दैट शुड बी कंप्यूटराइज। या जो भी इंटर डिपार्टमेंट होता था, डिपार्टमेंट जाना, सब कंप्यूटराइज ही होता है। तो ये सारे जैसे चेंजेस जो आए हैं ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं प्राइवेट सेक्टर, बल्कि गवर्नमेंट एवरी सेक्टर में क्या हुआ कि हमारा ये चेंजेस हमारे। तो ये सारे जितनी चीजें हैं, ये मेरे क्या हो रहा है कि हमारे फैक्ट्री को कहीं ना कहीं असर डाल रहा है।
अब मेजर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इंडिया में रहा, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1992, ये मेरा माना जाता है कि एक कंप्लीट शिफ्ट माना। कंप्लीट शिफ्ट का मतलब कि जब जैसे हम जा रहे थे पूरब निकल गए सीधे पश्चिम। इनफैक्ट हम दे हैव चेंज आवर वे, समझ रहे हो ना। तो इसमें हुआ क्या, इंट्रोड्यूस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये क्या हुआ कि पहले क्या था कि हमारा मार्केट जो था क्या था वो, जैसे हम अगर आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, हम लोग को याद है पहले के जमाने में क्या होता था कि मेला बहुत लगता, मेला लगता था ना, जैसे कि तो आदमी अच्छा अच्छा ये मेला लगा, तो मेला में क्या होता है, दूर दूर से सामान आ रहा है बिकने के लिए, समझ रहे हो ना। उस दिन आदमी जहाँ से मेला में सामान सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा। जैसे जब मेरी पोस्टिंग मधेपुरा साइड में थी, तो हम लोग बड़ा खुशी खुशी नेपाल जाते थे। अरे यार बहुत सामान यहाँ नहीं मिला, नेपाल में सस्ता। वही इनफैक्ट हमारे जॉब पीरियड में ही हम लोग देखा कि अब नेपाल की कोई जरूरत ही नहीं है। जो चीज आपको नेपाल में मिल रहा है वही चीज आपको यहाँ भी मिल रहा है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज जो हुआ है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्केट पहले स्पेसिफिक लोकेशंस पे हो रहा था, अब क्या हुआ है, वो लोकेशन क्या हुआ, आपका पूरा वर्ल्ड हो। मतलब अब मार्केट इस हिसाब से चलेगा, कोई आदमी ये सोचेगा कि नहीं मैं सिर्फ एक एरिया के लिए बात करूं, नहीं, अब मार्केट क्या हो कि पूरा पूरा वर्ल्ड हो गया। तो डेफिनेटली इस कारण जो है सो क्या हुआ कि पूरा जो शिफ्ट हुआ है, भाई अंदर आना है, सामान यहाँ जाना है, वहां जाना है, फलाना जाना है, दिखाना जाना है, तो ये चीज जो है सो ग्लोबल होने का मतलब है कि अब कोई पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर एरिया जो है सो हमारा नहीं रहा, अब हम पूरे के पूरे जो है सो शिफ्ट हो गए हैं ग्लोबल लेवल। दूसरा क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि कैपिटल मार्केट जो कहा जाता है, कैपिटल मार्केट क्या होता था कि जहां पर कि हमारे हमको कंट्रोल कौन करता है, तो इंडिविजुअल कंट्रोल करता है, जैसे उसका प्राइस हुआ या सब चीज मार्केट फोर्स कंट्रोल करता है। जैसे एडम स्मिथ ने क्या कहा था, अमेरिका वगैरह में क्या था, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि जहां पर सारा का सारा डिसीजन जो है सो मार्केट डिसाइड करता था, मार्केट फोर्स है। लेकिन इंडिया और में क्या था, इंडिया में वैसा नहीं था, यहाँ पर क्या था, गवर्नमेंट का कंट्रोल 100%, यहाँ मिक्सड है, प्राइवेट भी था और पब्लिक था। मैक्सिमम चीज क्या होता है, पब्लिक अपना, गवर्नमेंट अपना लेता है और बहुत सी चीजें हमारा प्राइवेट में। लेकिन क्या हुआ कि 1991 के बाद क्या हुआ कि ये सिर्फ चेंज हुआ कि पहले किसी भी आदमी को फैक्ट्री लगाने के लिए काफी लाइसेंस में काफी प्रॉब्लम होता था, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ एंड लाइसेंसी ला, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया गया। पहले क्या था कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल था, लाइसेंस बहुत सारे नियम कानून पर, तो इन सारे चीजें हमारे जो चेंज हुए, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या कि गवर्नमेंट की पॉलिसी काफी लिबरल हो गया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफी कुछ पे फर्क, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मेन क्या हुआ कि हमारा जो है सो, तो इसीलिए इसको कहते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट शिफ्ट। और इम्पोर्टेंट शिफ्ट से क्या हुआ कि ओपन इकोनॉमी फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हर काम के लिए तो पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो हर आदमी पर पैसा होते नहीं है, तो पैसे नहीं होते तो क्या होता है, तो पैसा कहाँ से आएंगे, तो क्या हुआ कि इसको जो है सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने काफी ज्यादा गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, मतलब बाहर का कोई भी आदमी चाहे तो पैसा इसमें लगा सकता है, इकोनॉमिक पार्टी इस चीज से यहाँ पर ज्यादा फोकस नहीं करता। तो इसीलिए जो है सो हमारा क्या हुआ कि ये चीज, दूसरी बात क्या क्या हुआ, तो 1991 पॉलिसी में इंडिया जो क्लोज इकोनॉमी से मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी के, क्लोज इकोनॉमी में क्या होता था कि हम पहले फिक्स होता, अच्छा ये चीज नहीं था अपना। अब क्या हुआ कि हम अपने शिफ्ट कहाँ के, मार्केट के अनुसार चेंज किए। जब मार्केट के अनुसार जो चेंज किए, इसका मतलब कि हम वो सामान पे ज्यादा फोकस किए जो मार्केट की। यही कारण है कि हमारा देख रहे हो कि अब सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से आगे क्यों बढ़ा, इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि सर्विस पूरा पूरा के मार्केट डिसाइड करता है। जैसे आज देख रहे हो कि जिस चीज के पहले कोई नहीं जानता था, जैसे खाना हो गया, स्विगी ये सब जो देख रहे हो, मैकडोनल्ड, जितना भी देख रहे हो तुम, हमारे इतने मॉल आ गए, इतने ये आ गए। पहले क्या था, पहले सामान, पहले कपड़ा था,
अब भाई अब रेमंड का कपड़ा चाहिए तो रेमंड का कपड़ा कहाँ मिलता था, तो रेमंड का शोरूम देखो कहाँ पर है। आजकल देख लो तो हर चीज जगह अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। जो कपड़ा हमारा या जो सामान लेने के लिए पहले हम बाहर जाना पड़े डिपेंड रहना पड़ता था, अब वो सारी चीज हमारा क्या टिप्स पे आ गया। आज जो है सो हम ऑनलाइन हर चीज मंगा सकते हैं। तो दीज आर द लॉट ऑफ चेंजेस, और ये यही हुआ है हमारा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, एक दिन में चेंजेस नहीं आए, 20-25 साल लगे, लेकिन इतने सालों में जो है सो हम पूरा का पूरा अपने आप को एक तरह से चेंज कर। पब्लिक सेक्टर का रोल कम हुआ और प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिला। कीवर्ड्स क्या, इसलिए हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, संरचनात्मक सुचार सुचार सुधार और इकोनॉमिक ट्रांसफर। मतलब कि हम लोग क्या कि एक तो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज, स्ट्रक्चर की बात हो रही सर, और दूसरा क्या है हम इकोनॉमिक पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ। मेजर इंडस्ट्री, उसके बाद मेक इन इंडिया 2014 में लाया क्या कि मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब दो होता है। पहला चीज तो ये होता है कि हम एक सेल्फ डिपेंडेंट ओके, लेकिन उससे ज्यादा क्या है कि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आज चाइना क्यों आगे बढ़ा हुआ है, उसके पीछे मेन रीजन क्या है कि आज बहुत सारा प्रोडक्ट जो है चाइना का है। वो एक तरह से ग्लोबल हब है, मतलब हर, चाहे छोटा चीज हो चाहे बड़ा चीज हो, हर चीज चाइना बना रहा है। क्यों? और लोग उसको खरीद रहे, क्योंकि सस्ता पड़ रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि तो आज के जमाने में टॉप पे कौन रहेगा? पहले के जमाने में टॉप की शक्ति दूसरी थी। आजकल टॉप में वो हो गया जिसके हाथ में क्या मार्केट हो। चाइना के आगे बढ़ने का मेन रीजन क्या है कि चाइना का मार्केट पॉलिसी। चाइना जो है आज अपना प्रोडक्ट जो है सो पूरे वर्ल्ड में बिछाया हुआ है। कहीं भी जाओ चाइनीज माल क्यों मिलता है चाइनीज का? एक तो है कि सस्ता होता है, टिकाऊ होगी उधर से उधर उस पर तो बाद में बात, लेकिन पहले आज जो भी है, आज बहुत सारे क्षेत्र में आज भी चाइना हमारा एक ग्लोबल मार्केट ग्रुप। तो मेक इन इंडिया का पहला डिमांड यही था कि हम भी जो है सो क्या करेंगे, ग्लोबल मार्केट में हमारी छाप। तो इस पॉलिसी के आने से क्या हुआ कि इंडिया जो है सो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं हम इंडिया के जो हर जगह आपको जाते। बहुत छोटा सा एग्जांपल जैसे मार्केट की पकड़ने की बात, जैसे हमारे पास तेल खुद का कम है तेल ना भाई, तेल कम है तो हम तेल क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसको हम रिफाइन करते हैं, है ना। हम जो रिफाइन करते हैं तो उसको एक तो हम क्या करते हैं कि अपना मार्केट ना जितना मैं कंजम्पशन उसके हिसाब से यूज करते हैं, प्लस वो जो हमारा रिफाइनरी है जो रिफाइंड हुआ है उसको हम दूसरे जगह सेल भी कर रहे हैं। इससे तो अंदाज लगा सकते हैं कि किसी सामान किसी और का हम उसको रिफाइन किए, वैल्यू एडिशन किए और हम भेज दिए दूसरे को भेज दिए। तो ये क्या हुआ, ये सब होता है एक प्रोसेस जिसके कारण की मार्केट कैप्चर। एक होता है जो चीज हमारे यहाँ ही पैदा हो रहा है, ठीक है, कुछ चीजें जो स्पेशली हमारे यहाँ, जैसे मखाना हमारे यहाँ, बासमती चावल है, लीची है, तो कुछ प्रोडक्ट तो ऐसा है जो बिल्कुल हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ ही रहेगा, उसमें तो ग्लोबल मार्केट है ही है, लेकिन उसमें भी हम पकड़ने की कोशिश करें जो आज हम नहीं है। और तो उसमें उसमें अगर हम ग्लोबल मार्केट, तो मेक इन इंडिया का सबसे बड़ी चीज यही था कि हम क्या कर रहे हैं कि हम ग्लोबल मार्केट पर, इसलिए फोकस ऑन 25 सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसे करके लगभग जो है सौ 25 सेक्टर ऐसे हमारे आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें कि हम अपने आप को ग्लोबली अपना प्रेजेंस शो ही नहीं कर सके बल्कि प्रमोट एफडीआई एंड जॉब क्रिएशन। जाहिर सी बात है कि जितने ज्यादा हमारे फैक्ट्रीज है उतने ज्यादा जॉब क्रिएशन होंगे, अच्छे सामान बनाएंगे, अच्छा रिलेशन रहेगा तो अच्छा हमारा पैसा आएगा बाहर से। भाई, बहुत से लोग पास बहुत पैसे हैं, वो पैसा यू लगाना चाहते हैं तो कहाँ लगाएंगे, जहां उनको अच्छा लगेगा वही ना रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो लगाएंगे, पैसा मिलेगा तो पैसा से पैसा बनता है। तो यहाँ पर वैल्यू लाइन टैग किया गया, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, क्वालिटी प्रोडक्शन, इन्वायरमेंट प्रोडक्शन। मतलब कि हम जो है सो किस पर ध्यान देंगे,
तो क्वालिटी हमारा प्रोडक्शन काफी अच्छा होगा डेफिनेटली। और दूसरी चीज है कि हम इन्वायरमेंट, जिससे इन्वायरमेंट मेरा डैमेज। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कि आपको पता है कि व्यापारी जो है तो क्या होते हैं, जैसे बहुत बार व्यापार करना आसान होता है, व्यापार स्टार्ट करना आसान होता है लेकिन करना बहुत नहीं। क्यों? इसलिए कि उसमें बहुत सारे परेशानियां आ जाती हैं। परेशानियां जैसे क्या होता है, जैसे मैं आप एक ठेला लगे, क्या होता है, जैसे आप ठेला क्या बिजनेस हो, आप एक ठेला लगा रहे हो। अब ठेला लगाने के कारण जो है क्या देख रहे हो भाई, मतलब लोग जो जो आ रहा है, कोई कभी देखो कोई नेता दादा आ गए, भाई हमको पैसा दो, आप समझ रहे हो नहीं? तो कभी दादा लोग, कभी नेता लोग, कभी ये लोग, कभी वो लोग, कभी तो ये सारे जो है सो, अब क्या हुआ है कि ऑलमोस्ट तुम देख रहे हो कि इससे जो है सो बहुत लोगों को काफी निजात। हम ये नहीं करें कि वो सारे सिस्टम बंद हो गए, समाप्त हुए, लेकिन वो सारी चीजें जो है सो बहुत आसान। अब बिजनेस करना पहले के रेस्पेक्ट में काफी इजी हो गया। बहुत सारे जो हमारे जो पहले से चले आ रहे थे, जो प्रॉब्लम्स है, उस बहुत प्रॉब्लम्स को रिमूव कर दिया। तो इसीलिए कहता है ईज ऑफ डूइंग में व्यवसाय सुगमता। तो अब बिजनेस करना काफी इजी हो गया ये सब चीज। स्टार्टअप इंडिया तीसरा क्या है, तो ये याद रखिएगा कि हमारा हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब था, 1991 का था, नई औद्योगिक नीति। उसके बाद मेकअप इंडिया कब आया, 2014 में आया, ये याद ध्यान रखना है। देन आता है मेरा स्टार्टअप, 2016। स्टार्टअप इंडिया का मतलब क्या हुआ कि हम यूथ को जो या नए लोगों को, नए कमिंग को हम वेलकम करें। मतलब कि उनके लिए जो ऐसा माहौल बना रहे हैं कि कोई भी आदमी आदमी बिजनेस आराम से करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए काफी इजी हो। तो दैट्स व्हाई स्टार्टअप इनोवेट, कोई आदमी नया चीज लाना चाह रहा है, नया चीज इनोवेट करना चाह रहा है, और ये सब बहुत दिक्कत आज के देखो क्या सामने। तो स्टार्टअप इंडिया जैसे, इसमें बहुत ज्यादा जो स्टार्टअप इंडिया, उसमें टैक्स अवेलेबल फंड है। पहले पैसा नहीं रहता था, लोग का बिजनेस करेंगे, तब क्या लोग गवर्नमेंट फंड दे रही है स्टार्टअप इंडिया को। रेगुलेशंस को काफी सिंपल। PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। अब ये क्या है, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मतलब क्या हुआ, PLI स्कीम, इसमें कुछ नहीं है। जैसे इसको आप ऐसे कर सकते कि अगर आप मान, जैसे उत्पादन अधिक कर, मान लो हम अधिक, ठीक है, हमको अपना बेनिफिट अलग। दूसरा चीज क्या है कि आप अगर थोड़ा सा अगर फोकस करोगे तो एक बार मैं वर्क कर रहा था ना, इस पर सेल्फ हेल्प ग्रुप पे मैं वर्क कर रहा था। तो वहां पे वहां पे क्या देखा कि बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या ये थी, जैसे आज बहुत हद तक वो दूर कर दिया जीविका के माध्यम से। तो वहां पर क्या था कि बहुत सारे, ऐसा नहीं कि हमारे पास स्किल नहीं, स्किल शुरू, तो सामान तो लोग बना लेते थे, लेकिन उसके पास उसको बेचने का कहीं कोई साधन नहीं था, मार्केट में नो मार्केट। जैसे मान लो पापड़, तिलौड़ी बहुत तो बनाते थे घर के महीने में, अगरबत्ती, लेकिन वो बेचे था। दूसरी बात क्या था कि उसके ऊपर सरकार का कोई केयर नहीं था, बिकेगा कि नहीं बिकी के, बन गया अपना अपना समझ। आज देख लो क्या, आज सरकार का ज्यादा उसके साथ साथ जो है काफी इंसेंटिव भी दे रही है। तो उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, मतलब कि अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो उस पर जो है सो सरकार बहुत ज्यादा अब योजना चलाई है, काफी आपको इंसेंटिव। खासकर जो है सो इसमें बहुत सारे, जैसे सब छोटी बात क्या है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो बड़े फैक्ट्री इंडिया लेवल बात आती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, इसमें काफी ज्यादा जो है इसमें खासकर लिंक टू इम्पोर्ट डिपेंडेंट, वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव है। मतलब कहने का मतलब इसमें खासकर उन चीजों पर फोकस किया जाता है। जैसे अब इंडिया बहुत चीजों में, जैसे मखाना, पहले मखाना को कौन जानता, आज देख लो आज मखाना को पूरे वर्ल्ड में जा रहा है।
हमारा मार्का बना, बिहार का मार्का बना हुआ, मार्का क्यों मार्का बना हुआ? क्योंकि यही सब चीज जो है सो हमारा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट तो हम लोग किया। ठीक है, ये एक है, क्योंकि ये भी पूछ देता है, जैसे रेड कॉलर क्या है, ब्लू कॉलर क्या है, व्हाइट कॉलर क्या है, व्हाइट कॉलर ये सब चीज क्या है, समझ रहे हो ना? तो प्राइमरी, जो प्राइमरी प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी उसको कहते हैं जो सीधे इन्वायरमेंट से, जैसे हमारा कृषि हो गया, माइनिंग हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, जो नेचर के थ्रू आता है सीधे ना, उसी को हम लोग प्राइमरी, ठीक है, इसी को हम लोग रेड कलर भी देते हैं। सेकेंडरी जो है ब्लू कलर, इसमें कच्चे माल का विनिमय होता है, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे फैक्ट्री हो गया, श्रमिक हो गया, चीनी मिल हो गया, कपड़ा हो गया, समझ रहे हो ना? तो ये जो है जो कच्चा रॉ मेटेरियल है उसको अगर हम फिनिश्ड गुड्स में बना रहे हैं, तो वही मेरा पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वही मेरा ब्लू कलर का है। सेकेंडरी सेक्टर पूरा का, प्राइमरी सेक्टर कहाँ चला जाता है मेरा? रेड कलर। टर्शियरी जो व्हाइट और पिंक। सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी समझ ही रहे हैं, जो भी हमारा सर्विस सेक्टर है, तो जो भी सर्विस सेक्टर है उसको हम व्हाइट या पिंक कलर, ठीक है। बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ये सब हमारा वाटर डे, ये भी जो है ये मेरा ये उसी से रिलेटेड सर्विस सेक्टर से है। तो ये क्या मेरा नॉलेज इकोनॉमी ज्ञान आधारित, जैसे आईटी सेक्टर नॉलेज बेस्ड होगा, अनुसंधान आधारित सब चीज क्या आईटी स्किल बेस्ड होगा। उसके बाद क्विनरी, क्विनरी का मतलब पंच, गोल्ड कॉलर, इसमें जो है सो उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले नीति निर्माता, जैसे हमारे आईएएस अफसर लोग होते हैं, नीति निर्धारण करते हैं, ये सारे याद रहेगा। ये सबसे सरप्राइज क्वेश्चन रहते हैं, तो ये नहीं कि क्वेश्चन आना ही है, तो क्या कि सरप्राइज क्वेश्चन आ सकते। इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन में बिहार का अगर बात करें तो शुगर इंडस्ट्री, उत्तर बिहार प्रमुख उद्योग, क्यों मुख्य चंपारण, गोपालगंज, सिवान, इस एरिया में रहा इसका मुख्य। सिल्क इंडस्ट्री, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम जाता है, तसर सिल्क से प्रसिद्ध है। रिफाइनरी और फर्टिलाइजर, ये बरौनी इंपॉर्टेंट जाता है। फूड प्रोसेसिंग, जैसे मखाना, लीची, आम प्रकरण, हाँ, अब होते हैं फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, जो हम पहले बात किए थे, जब उसी को रिपीट कर रहे हैं हम। सबसे पहले रॉ मटेरियल, बिहार चूंकि किसी उत्पादों की प्रचुरता है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में जो रॉ मटेरियल क्या है, एग्रीकल्चर ज्यादा है, रॉ मटेरियल है। लेबर, बिहार में चूंकि लेबर सस्ता है इसलिए यहाँ आसानी है। मार्केट, जनसंख्या अधिक होने के कारण हमारे कंज्यूमर मार्केट में बहुत ज्यादा है। सड़कों और रेलवे का नेटवर्क भी काफी अच्छा हमारे यहाँ, इसलिए ये सारी चीजें हमारे ऊपर सारी चीजों का असर पड़ रहा है। कुछ स्पेशल टाइप इंडस्ट्री, एक होता है फुट लूज इंडस्ट्री, केवल पूछे जाते हैं कि फुट लूज इंडस्ट्री या स्वतंत्र उद्योग किसको कहते हैं। ये उद्योग कच्चे मालों के स्थान पर निर्भर नहीं, इसका मतलब समझे। फुट फुट लूज या स्वतंत्र इंडस्ट्री जो है कह रहा है क्या कि ये कच्चे मालों के स्थान पर निर्भर नहीं होते हैं, मतलब कि ये उस प्लेस पर नहीं डिपेंड रहते जहां पर कि हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबल, इससे बहुत सा होता है जो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी रहता है कि ये कहीं भी खोले जा सकते हैं। इसके लिए ये नहीं कि हमारा कच्चा माल है, जैसे हमारा इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम मोबाइल चिप्स हो गया, हीरा कटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इस टाइप का जरूरी नहीं कि जो है सो जहाँ रॉ मटेरियल वहीं पर। तो फुट लूज इंडस्ट्री वैसे इंडस्ट्री कहा जाता है जो इंडस्ट्री हमारा कच्चे माल का प्लेस ऑफ रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं रहता है, ठीक। ध्यान किस पर देना था, तो वो पॉल्यूशन कम हो, कम मात्रा में इसके उत्पादन और परिवहन जहाँ आसान। एक होता है वेट लूजिंग इंडस्ट्री,
वेट लूजिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो वेट में इसका वेट इसका इसका कच्चा माल भारी लेकिन तैयार होकर हल्का हो जाए। जैसे मान लो जिसका कच्चा माल भारी होगा, जैसे एग्जाम्पल चीनी। शुगर इंडस्ट्री जो है, गन्ना कितना भारी हो रहा है, लेकिन जब शुगर बन जाता है, चीनी बन जाता है, तो उससे तो हल्का ही होता है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे लोहा, तो अब उस टाइप का, तो वेट लूजिंग इंडस्ट्री उसको कहेंगे जो कच्चा माल जिसका भारी होता है, रॉ मटेरियल काफी हेवी होता है, लोहा काफी हेवी रहता है, लेकिन लेकिन तैयार माल जो है सो उससे हल्का। इससे ऐसे इंडस्ट्री को हम कहते हैं, ऐसे फैक्ट्री कहते हैं वेट लूजिंग इंडस्ट्री। क्लियर? इसके बाद है हमारा बेसिक और की इंडस्ट्री। बेसिक और की इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? यह उद्योग के लिए कच्चा माल और मशीनरी तैयार करते हैं। बेसिक जो अब हम बात नहीं कर रहे थे, जैसे मारुति मारुति एक फैक्ट्री हो गया, अब इसके लिए कि हमें ईट नट चाहिए, तो ये बेसिकली जो है क्या कहता है कि ये अन्य उद्योग के लिए, बाकी उद्योग के लिए एक और उसके लिए मटेरियल तैयार करते हैं। हेवी इंडस्ट्री, बाजार की निकटता वाला प्रोडक्ट जरूरी नहीं। जैसे अब हेवी इंडस्ट्री में क्या है? जैसे जरूरी नहीं मतलब क्या हुआ कि हैवी इंडस्ट्री करने में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री है, और उसकी जरूरी नहीं कि हम मकान के जो है सो वो प्रॉक्सिमिटी माने मकान के मार्केट के आसपास है, बल्कि एक्सिलरी एंसिलरी इंडस्ट्री और कुशल श्रम की अधिक मौजूद। हम बोले ना आपको, जैसे मान लो कि हैवी इंडस्ट्री क्या है, जैसे कोई मारुति बन रहा है, मारुति की कंपनी है, तो वो क्या कर रही है, वो बहुत से कार बना रही है, तो कार बनाने के लिए बहुत सारे जो एंसिलरी जो छोटे छोटे चीजों की जरूरत पड़ती है, उसका जरूरत उसको ज्यादा है। कॉटन इंडस्ट्री, कपास एक प्योर रॉ मटेरियल है जिसमें वजन नहीं होता है, इसीलिए जो है सो सूती वस्त्र उद्योग या कच्चे माल के पास या बाजार के पास कहीं भी लगाई जा सकती है। वैसे में एक चीज जहां पर कि तुम्हारा अब कॉटन है तो बहुत हल्का होता है, कैरी करना बहुत आसान है। कैरी करना भारी तो तब ना भाई हम जादू मिल जाते हैं, ये कैरी करना तो कहीं आसानी से है। यही कारण है कि अब देखोगे कि कॉटन ऐसा नहीं कि जहां पर कॉटन का सबसे ज्यादा वहां पर कॉटन का इनकमिंग वॉइस, लेकिन जो है सो लेकिन क्या होता है कि ये चीज जो है हमारा वहां पे ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, जहाँ की हमारा ऐसी चीजों हम क्या फोकस क्या करेंगे कि जिसका जो है वो माल हल्का होगा, हम उसको कहीं भी ले जाकर उसको डंप। तो कॉटन का इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि जहां पर कॉटन हो रहा है वहां पे, बल्कि कॉटन इंडस्ट्री वहां पे जा वहां कहीं भी लगे, दूसरे एरिया में जाता है। टेक्नोफोलिक, टेक्नोफोलिक तो उस क्षेत्र वाले हैं, जैसे आप देख रहे हो बैंगलोर या पुणे देख रहे हो, पूरा आईटी सेक्टर, जिसको व्हाइट कॉलर या आरडी। अब कुछ कुछ हम की इंडस्ट्री देख लेते हैं, जैसे लोहा और इस्पात इस्पात। देखो इसमें क्या हुआ है कि हम जानकर बहुत चीजों पर फोकस नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत चीजों पर फोकस करने में एक तो मटेरियल ज्यादा होता है, और बिहार के लिए अभी सब बहुत ज्यादा रहता नहीं, मतलब बिहार में है नहीं, से बहुत रेयर पूछ जाता। फिर भी कुछ कुछ याद कर लेना है, जैसे लोहा और इस्पात कहाँ होता है, तो वेट लूजिंग। ये क्या किस टाइप का है? तो वेट लूजिंग का मतलब क्या हो, इसका कच्चा माल भारी होता है और बना हुआ माल उससे उसके रेस्पेक्ट में हल्का। हल्का का मतलब नहीं कि हमेशा हल्का, मतलब उसके रेस्पेक्ट में हल्का। तो जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई इसका मेन इसका प्रमुख केंद्र। ठीक है? भारत दुनिया का सेकंड बड़ा स्टील अल्मीनियम। ये क्या आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मतलब यहाँ पर बिजली की होनी चाहिए। रेनीकूट, कोराकूट और कोरबा, ये हमारा मेन हमारा पाया जाता है। बॉक्साइड से अल्मीनियम पेयर प्रोसेस से बनता है। तांबा, जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी, जहाँ कंडक्टिविटी के लिए जरूरी होता है, तो खेतरी और घाटशिला ये ज्यादा हमारे SO2 और आर्सेनिक उत्सर्जन की ये समस्या। इसके में क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और आर्सेनिक का समस्या रहता है नहीं। ऑटोमोबाइल, ये क्लस्टर आधारित होता है, ज्यादातर चेन्नई, पुणे, गुरुग्राम ये सब में ज्यादा
डिट्रॉय ऑफ इंडिया भी, चेन्नई को डिट्रॉय ऑफ इंडिया का यही सब इंडस्ट्री था। कुछ कुछ समझिए कच्चे माल पर डिपेंड, हीरा कटिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको जस्ट एक बार देख लेना है, बहुत ज्यादा इस पर यहाँ से थोड़ा सा हम अलग आ जाएंगे, क्योंकि जो जो बिहार से रिलेटेड है, आज बिहार में जिसका इम्पोर्टेंस उसको पसंद है, वो शायद देखो बिहार कहीं नाम लिया। बिहार में कृषि प्रधानता के कारण उर्वरक उद्योग और खपत एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है। जैसे अगर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ऐतिहासिक सिंदरी, हमारा सिंदरी पहले बिहार का अलग हो गया है। पहला बड़ा उर्वरक फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा फर्टिलाइजर। आजकल क्या हो गया, बड़ौनी हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। अब ये पूछ सकता है हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड बड़ौनी में इसको पुनर्जीवित किया, गैस आधारित यूरिया उत्पादन। बिहार में यूरिया का सबसे अधिक खपत है। एनपीके अनुपात में अभी भी, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसको, उसी को गैस पाइपलाइन जैसे जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन जो हमारे जो बड़ौनी कच्चा माल। सीमेंट इंडस्ट्री प्रकृति, ये डेफिनेटली जो है क्या कि फूड वेट लूजिंग, लेकिन बिहार में स्लग और स्लैग आधारित संयंत्र पर जोर दिया जाता है। अब ये हमारा वेट लूजिंग तो समझ लो, जो वेट को लूज हो रहा है। दूसरा चीज, प्रमुख केंद्र कहाँ है, रोहतास, डालमिया नगर, औरंगाबाद, कैमूर। जो कैमूर और रोहतास में आपको पता है चूना पत्थर बहुत ज्यादा मिलता है, इसी कारण उसके आसपास जो है सीमेंट। सिंदरी मॉडल, उर्वरक संयंत्र के कचरे स्लग से सीमेंट बनता है। सिंदरी में क्या होता है कि उर्वरक जो फर्टिलाइजर जो होते हैं संयंत्र के कचरे, उनका जो रॉ मटेरियल जो मिलता है, वेस्टेज होता है, उससे भी हम लोग सीमेंट बनता है। बिहार में भी ऐसी इंडस्ट्रियल सिंथेसिस सिम्बायोसिस की संभावना तलाश की जा रही है। जैसे सिंदरी में क्या सीमेंट किस से बन रहा है, तो जो फर्टिलाइजर जो है ना, उसके जो बहुत सारे जो रॉ मटेरियल निकल रहे हैं, उससे जो है सुनो सीमेंट। अभी देखो बहुत सारी चीजें तुम हमेशा सुनते हो, अरे सड़क इससे बन रहा है तो सीमेंट ऐसे बन, तो बहुत सारे नए नए प्रयोग आ रहे हैं, ये सारी संभावनाएं तलाशी जा रही है। बिहार में मुख्य रूप से फ्लाई एश, जितना भी हमारा थर्मल पावर प्लांट है वहां से और पड़ोसी से आने वाले जिप्सम पे डिपेंड करता है। तो ये तो समझ गए हमारा फर्टिलाइजर सीमेंट। अब कुछ सीमेंट और जरूर, सीमेंट के मुख्य घटक कौन कौन से, एक ये सब सवाल पूछता है। जैसे लाइम, 60 से 70% कौन है, तो लाइम होता है। सामान सीमेंट को ओपीसी सीमेंट आगे पढ़ेंगे। सिलिका सीमेंट को मजबूती 17 से 25% होता है। अलुमिनियम 3 से 8% होता है, जल्दी जमने में मदद करता है। आयरन ऑक्साइड रंग और कठोरता प्रदान करता है। और जिप्सम 2 से 3% सीमेंट के जमने की दर को नियंत्रित। तो ये सारे हमारे क्या कंपोनेंट है सीमेंट में। मुख्य क्या है, लाइन। तो कई बार जो है सो हम लोग को सवाल जो है सो इससे डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि सीमेंट के जो है सो हमारे सीमेंट में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो कुछ भी दे सकता है इसमें से आप उसको, इसलिए ये ध्यान रखें। कुछ अब डिफरेंट टाइप का सीमेंट, जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी जिसको कहते हैं, सिंपल सीमेंट जो होते हैं, इसमें लिमका, सिल्का और अल्युमिनियम ज्यादा समान निर्माण घरों में इसको इस्तेमाल। उसके बाद है पोर्टलैंड पोजालाना सीमेंट, पीपीसी। ओपीसी क्लिंकर तो प्लस फ्लाई एश मिला, तो फ्लाई एश का इसमें इस्तेमाल कैसे, पीपीसी सीमेंट में कर। इसको जो है सो जैसे बांध, डैम, पुल पुलिया निर्माण के लिए ये सस्ता और ज्यादा टिकाऊ होता है। इसमें हम क्या फ्लाई एश मिला देते हैं, जिसके कारण जो है सो ज्यादा। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये जो है उच्च लाइम और महीन पिसाई होता है ना, बहुत पतला होता है। इस सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य जहाँ जल्दी मजबूती चाहिए वहां पर हो जाए। देखते हो जैसा पुल पुलिया निर्माण होता है, वहां पर ऐसा नहीं है कि हम जो है सो हर सीमेंट हर चीज के इस्तेमाल में होता है। ये जुड़ाई के लिए अलग सीमेंट इस्तेमाल होता है, इसके लिए अलग सीमेंट। तो ये सारे जितने हैं ना, ये सारे के सारे सीमेंट के टाइप हैं, उसमें कौन कौन सा चीज रहता है,
ये कई बार जो है सो तुम्हारे सवाल का कारण बनता है। लो हीट सीमेंट, बहुत बार लो हीट, इसमें जो ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट मिला है, भारी कंक्रीट निर्माण जैसे बांध हो जाए, यहाँ काफी हेवी कंक्रीट पर इसका सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, कोस्टल एरिया और स्लाइन वाइल में इसका यूज होता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, तो इसमें हम स्लैग स्टील प्लांट के कचरा वगैरह के लिए इसमें इस्तेमाल। व्हाइट सीमेंट आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत, तो एक तरह से क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है सो ये एक बार देख लेना, कई बार एक बार सवाल पूछा हुआ है कि ऐसा अगर है तो सीमेंट इंडस्ट्री वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। सीमेंट एक भार हास है, इसके कारण कारखाना हमेशा कच्चे माल के पास अवस्थित होता है। जाहिर सी बात है, चूंकि हेवी काफी हेवी होता है, इसलिए हमेशा जो है सो वहां पर अवस्थित चल। बिहार में डालमिया नगर ऐतिहासिक रूप से सीमेंट का बहुत बड़ा केंद्र है। वर्तमान में बिहार में फ्लाई ऐश का उपयोग करके हम पीपीसी जो पढ़े अभी पीपीसी बनाने पर अधिक ध्यान। फ्लाई ऐश का थर्मल पावर प्लांट से एक कचरा भी है, उसमें जितना इस्तेमाल हो जाएगा। अल्टरनेटिव पर्यावरण को बचाने के लिए इंडस्ट्रियल सिम्बायोसिस का उपयोग, यानी स्टील प्लांट के स्लैग और वुडन प्लांट के स्लैग को अभी जो है जैसे बताया गया ना कि हिंदी में बताया गया कि जो फर्टिलाइजर से जो स्लैग का मतलब क्या है, जो उसको जो है सो क्या वैसी वस्तु जो जो यूज नहीं होता, मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट, तो वेस्ट प्रोडक्ट को हम कैसे इस्तेमाल कर ले। तो अभी जो है सो क्या स्टील प्लांट और उर्वरक प्लांट के स्लैग से सीमेंट बनाने को, जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो एक रासायनिक वजह से हाइड्रेशन करते हैं। जिप्सम इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये फ्लाई एस फ्लैश सेट सीमेंट को तुरंत को रोकता है, जिससे राजमिस्त्री को काम करने में समय। फ्लैश सेट, फ्लाई एस ने फ्लैश सेट, मतलब कि जैसे अगर ऐसे ऐसे रखेंगे तो क्या तुरंत तुम्हारा जम जाएगा, तो थोड़ा देर चाहिए ताकि सेटल हो जाए। ये हो गया सीमेंट वाला। अब हम बात करते हैं चीनी। चीनी हमारे एग्रो बेस में चाहे शुगर से गन्ने से बनता है। तो बिहार भारत का प्रमुख चीनी उत्पादन राज्य के अंदर मुख्य रूप से उत्तर बिहार में गंडक कोसी बेल्ट हमारा ज्यादा है। प्रमुख केंद्र पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सिवानी से मेरा प्रमुख केंद्र। सबसे बड़ा चीज कि हमारे एथनॉल क्रांति के कारण पहले चुके हैं। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने अपनी इथेनॉल पॉलिसी 2021 में लाई। अब चीनी मिल पर चीनी नहीं बल्कि एथनॉल का भी प्रमुख स्रोत है। तो चीनी जो शुगर मिल के साथ साथ एथनॉल प्रोडक्शन का भी बहुत बड़ा एक है, इसलिए जो है सो बिहार के लिए क्योंकि इथेनॉल के बारे में हम लोग पहले काफी कुछ देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा है। जैसे मोलेसिस, जैसे आपको याद है कि पहले जो है सो हमारा क्या होता था, तो इथेनॉल के लिए हम लोग बहुत सारी चीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले पहले क्या था, सिर्फ जो गन्ने का जो निकलता था उससे बनाते थे। अब है कि अब ऐसे चावल, टूटा हुआ चावल, बैगेस, तो ये सबसे मिलाकर। बिहार में चीनी उद्योग मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम मैदान में हमारा ज्यादा फैला हुआ है। जैसे बगहा, पश्चिम चंपारण में देखिए बगहा, नरकटियागंज, मझौलिया, हरिनगर, लौरिया, यहाँ पर चीनी का, क्योंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं इसलिए आपको ये प्लेस भी अगर याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। पूर्वी चंपारण में सुगौली और चकिया, गोपाल में सिधवलिया, सासामूसा और गोपालगंज शहर, सिवान में हसनगंज, सीतामढ़ी में रीगा और सकरी में, और मधुबनी में सकरी, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत बार जो है आपको, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक है इसलिए प्लेस पे भी थोड़ा सा आपको ना। सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण, बिहार और गन्ना के उत्पादन। बिहार के लगभग 50% अधिक चीनी हमारा नहीं से आता। इथेनॉल प्रोडक्शन, बिहार में चीनी मिलों को इथेनॉल हब में बदला जा रहा है। प्रमुख प्लांट मझौलिया, सिधवली में बड़े इथेनॉल उत्पादन लगाए। बिहार में कुल 28 चीनी मिल, जिसमें वर्तमान में 10 से 11 चीनी। अधिकांश चीनी चालू मिलें अब निजी
प्राइवेट सेक्टर संचालित है। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट बेस्ड, सेमी गवर्नमेंट बेस्ड है, गवर्नमेंट, अब लेकिन लगभग प्राइवेट। चाय और कॉफी, ऐसे चाय का अब ज्यादा फोकस नहीं है, लेकिन अभी जो है सो नया में बिहार एक उभरता क्षेत्र है। परंपरागत रूप से बिहार से प्रमुख ने पिछले कुछ वर्ष में किशनगंज ने परिदृश्य को बदला है। चाय, किशनगंज बिहार का चाय जिला, यहाँ की जलवायु और मिट्टी दार्जिलिंग के समान है। जो बिहार में चाय तो अब चाय का उत्पादन बिहार राज्य के शीर्ष राज्यों में जगह अपनी बना। राज्य सरकार किशनगंज में चाय प्रोसेसिंग इकाई, टी प्रोसेसिंग यूनिट को सब्सिडी का प्रोत्साहन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। पहले हमारे चाय तो फैक्ट्री होती नहीं थी, अब जो है तो टी प्रोसेसिंग यूनिट का जो है सो गवर्नमेंट। कॉफी, बिहार के कुछ दक्षिणी पहाड़ों जैसे रोहतास और मुंगेर में कॉफी प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण किए जा रहे हैं, लेकिन अभी ये प्रक्रिया जो है सो अंडर प्रोसेस है। कहाँ का किए जा रहे हैं, तो रोहतास में। चाय के लिए किशनगंज मेरा। अब बिहार का अगर औद्योगिक मानचित्र की बात मैप का करें, तो उत्तर बिहार में कौन सा है, तो कृषि आधारित देश हमारे ज्यादा है, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, चीनी और प्लांट। मुजफ्फरपुर मेरा जो है सो गारमेंट निर्माण, लीची प्रोसेसिंग का यूनिट ज्यादा है। बिहार का एकमात्र टी प्रोडक्शन केंद्र पूर्णिया जूट और हाल ही में स्थापित सीरियल बेस्ड इथेनॉल, ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट, सीरियल बेस्ड और इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में। याद होगा वहां पे हम लोग देखे थे इथेनॉल। सीरियल बेस्ड का मतलब क्या है, जो ये सब जो होता है, चावल जो होता है उससे जो बनाया जाता है। हाँ, हाँ, इसीलिए जो है सो हमारा ये बहुत ही ज्यादा। मध्य बिहार, फोकस क्या है सेंट्रल में, पेट्रोलियम, रसायन और विनियोग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पे ज्यादा। बरौनी ठीक है, बिहार का औद्योगिक दिल बरौनी रिफाइनरी जो है और HURL, तो क्लियर HURL हमारा फर्टिलाइजर प्लांट है। पटना और बीटा जो IT पार्क, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब के रूप में जाना। बक्सर, यहाँ 1000+ एकड़ में नया फूड प्रोसेसिंग पार्क विकसित किया गया। ये सवाल हो सकता है कि हमारा जो नया फूड प्रोसेसिंग पार्क हम किस जिला में हम डेवलप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बक्सर। देख रहे छोटे छोटे बहुत सारे सवाल इसमें आते हैं। दक्षिण बिहार हमारा क्या है, तो सीमेंट और माइनिंग और सीमेंट के लिए ऐतिहासिक रूप से सीमेंट चूना पत्थर उपलब्धता का गया अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा, जो MSME और निर्यात आयोग के लिए सीमेंट से और सौर ऊर्जा पार्क के लिए हमारा काफी इम्पोर्टेंट, जरूर देख चुके। राइस मिल, बिहार की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक परिसर में राइस मिल का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हर जगह राइस मिल आजकल सुनी रहा है, राइस मिल। हाँ, बिहार में राइस मिल आते पहली बात है, धान को चावल में बदल कर उद्योगों, यह उद्योग किसानों की आय, ऐसी बात है। वैसे है कि हम राइस, अब धान बहुत बार या तो MSP पे भेज देते हैं, या बहुत सीधे राइस मिल को देते हैं। रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा जनरेट होता है इसमें, जैसे ब्लू कलर जॉब भी उसको सब एक फैक्टर है। MSME का, बिहार में अधिकांश राइस मिले स्मॉल और मीडियम, इसलिए इसमें सरकार मेजर राइस मिल क्लस्टर में कहाँ पर, रोहतास और कैमूर, इसके लिए काफी राइस बॉल और बिहार में देखा जाता है। बक्सर और भोजपुर, आरा में यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले चावल का निर्यात ज्यादा होता है। जैसे आप बहुत से चावल ऐसा सुनते हैं, चरणचूर चावल, सोनाचूर चावल वगैरह वगैरह, सारा हमारा ठीक है। भागलपुर का कतरनी आता है, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत राइस मिल लगाने के लिए जीवात अनुदान और ब्याज पर छूट। अब राइस फोर्टिफिकेशन, सरकार फोर्टिफाइड राइस पोषण युक्त चावल पे जो, जिसके लिए राइस मिलों को अपनी मशीनों को अपग्रेड करने के लिए बिहार में गैस बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए से जो भी लॉजिस्टिक है। अब यहाँ पर 3 फोर्टिफाइड राइस
डेफिनेटली इस पर जो है सो आप अगर मिल में लगाइएगा तो आप मशीन एक्स्ट्रा एडवांस मशीन है, उसके लिए आपको सर राइस मिल केवल चावल ही नहीं देती बल्कि इसके साथ अन्य उत्पादन करती है, जैसे राइस हस्क, धान की भूसी, जिसका उपयोग बायोगैस प्लांट पावर प्लांट में होता है, रूप में ईंटों भट्टों में भी किया जाता है। राइस ब्रांड चूर्ण, चावल की भूसी या चुपड़, इससे राइस ब्रांड ऑयल, तेल, खाद तेल भी निकाला जाता है। बिहार को अब कई राइस ब्रांड ऑयल रिफाइनरी स्थान, राइस ऑयल, इसका उपयोग सीमेंट और ईंट बनाने में किया जाता है। तो अब देख रहे हैं कि जो हमारा राइस मिल जो है वो सिर्फ चावल नहीं बनाती बल्कि बहुत सारे जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उसका हम इससे सवाल नहीं आया लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं रहना चाहिए सवाल, सरप्राइजिंग हो सकता है। अब एक जो हमारा जो सर्वेक्षण है उसका एक रिपोर्ट है कि सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीएसपी है, द्वितीय क्षेत्र में लगभग 15 से 16% स्थित है। पिछले वर्ष की तुलना में इस क्षेत्र में 10.2 अंक दर्ज की गई, मतलब कि जो हमारा पिछले वर्ष का रिकॉर्ड है उसका जो ग्रोथ दर्ज किया गया 26 में उसमें लगभग 10.2% का ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज किया गया। हाल बिहार में निवेश 3 बड़े आकर्षण केंद्र है। सबसे पहले कहा तो इथेनॉल में काफी है, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी। तो 3 क्षेत्र में जो है सो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो है सो यहाँ इस स्टेज में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में काफी ज्यादा खर्च किया। प्रमुख डेटा जो है चीनी और इथेनॉल 15 प्लस नई इथेनॉल इकाई चालू की है, उत्पादन क्षमता लगभग 30% की। चावल मिले राज्य में 2,500 से अधिक पंजीकृत इकाइयां, रोहतास राइस हब के रूप में जाना। डेयरी, सुधा डेयरी का दैनिक दूध संग्रह लगभग 25 लाख लीटर के पास। हस्तशिल्प शिल्प, भागलपुर शिल्प और मिथिला पेंटिंग का निर्यात राजस्व में बढ़ा। भागलपुर शिल्प और मिथिला पेंटिंग में बढ़ा। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, बिहार ने उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड भी लगभग 7 लाख लोग रजिस्टर्ड हो चुके। क्रेडिट फ्लो, बैंकों द्वारा सूक्ष्म लघु उद्यम ऋण जो है लगभग 52% में सुधार। सीडी रेशियो जो है हमारा काफी स्मॉल और मैंने कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों को काफी ज्यादा ऋण बैंक दे। राज्य सरकार इंडस्ट्रियल पार्क में लगभग 3,000 एकड़ भूमि को औद्योगिक पार्क किया गया। लैंड बैंक का मतलब कि हम पहले से चिन्हित करके रख लेते हैं और जब जरूरत होता है तो लॉजिस्टिक हब, बिहार बीटा फतवा में आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कार्य प्रगति। ये लॉजिस्टिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसका मतलब क्या हो सकता है? लॉजिस्टिक का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में इजी करना, समझे ना, सामान को ले आना ले जाना होता है। तो ये एक तरह से लॉजिस्टिक मॉडल हब में जैसे बहुत ज्यादा देखते हो, जैसे बंदरगाह क्या करते सामान है ना पहुंचाता है। तो एक जैसे रेलवे स्टेशन पर क्या करते, एक है कि हमारा पैसेंजर ट्रेन आ रहा है और एक जगह देखते उसके बगल में था गया पर गुड्स ट्रेन भी रहता है, यहाँ से सामान आता जाता है। तो उसी प्रकार ये जो लॉजिस्टिक हब जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जैसे सामान जैसे हमको कलकत्ता भेजना है कहीं दूर, तो हम कहाँ ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे? तो सीधे जो है फतेहा में जाकर डंप कर दो, वहां से आराम से यहाँ जाना होता है। दैट इज द लॉजिस्टिक लॉ। इसको एक 3,000 एकड़ भूमि पे जो क्या मैं बीटा में और फतवा 2 जगह जो है सो मल्टी जो है सो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक अब जो है सो अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो पहले बोलते गया के औद्योगिक एकीकरण आईएमसी भूमि अधिग्रहण का पूरा हो चुका है, उसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो हमारा आर्थिक गतिविधि जुड़ा हुआ क्षेत्र उसको जो है वही चीज है। कुछ जो हमारे पोर्ट है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसके तहत हजारों युवा महिला को 10 लाख रुपए तक सब्सिडी सहायता दी जाती है, इससे स्टार्टअप संस्कृति का बढ़ावा मिला। पहले भी उसमें बात हो,
बायोफिल पॉलिसी जो पहले दे चुके हैं, मक्का और टूटे हुए चावल से स्मॉल बनाने देश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। बिहार के सभी 38 जिलों के विशिष्ट उत्पादन में हम जो है सो नहीं होता है, चिन्हित किया गया है। 25 छवि दर्शाता है कि बिहार का कंज्यूमर स्टेट नहीं बल्कि बढ़ता मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बन। अब ये आपका है वन डिस्ट्रिक्ट वन का पूरा लिस्ट, समझो ना। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, खाद्य से। जैसे मुजफ्फरपुर लीची है, दरभंगा मधुबनी मखाना, किशनगंज चाय, रोहतास के अमूल चावल, गया तिलकुट और पत्थर सिल्क स्टोन क्राफ्ट, भागलपुर जर्दालू आम और सिल्क, पटना बेकरी उत्पादन, वैशाली शहद, समस्तीपुर हल्दी, खगड़िया कटिहार मक्का, नालंदा आलू, भोजपुर आपका बेलग्राम, छाई होता है ना बेलग्राम, बक्सर मेंथा पता नहीं, सीतामढ़ी लीची लीची और आम, सहरसा मखाना, पूर्णिया और अररिया मक्का आधारित उत्पादन, बेगूसराय दालें, मुंगेर चावल और पोहा, अरवल दालें, जमुई कटहल। इसमें कुछ हैंडीक्राफ्ट भी आते हैं, जैसे मधुबनी में मिथिला पेंटिंग, भागलपुर सिल्क और हथकरघा, नवादा नवादा में सिल्क, तसर सिल्क, सिवान टेराकोटा, पश्चिमी चंपारण चमड़ा और टेक्सटाइल, पूर्वी चंपारण बटन। तो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट तो आप कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ नहीं रहा है, कहीं भी पूछ सकते, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा। तो ठीक है, यहीं पर हमारा आज का खत्म होता है इंडस्ट्री। देखे होंगे काफी इंपॉर्टेंट डेटा सब भी है, तो इसको साथ देख लीजिए, सारे इकोनॉमिक सर्वे का है। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और कोई जरूरत हो तो 8789632844 पे आप सबका थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको